नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बिहार स्टेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मुख्य रूप से भूमि सुधार से संबंधित है या ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो उन पे हम चर्चा करेंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर इनसे अलावा कोई प्रश्न आता है तो भी है वो आपका गलत ना हो। और साथ में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी पीजीटी में मुख्य रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र या ग्रामीण विकास को लेकर एक अलग से यूनिट बनी हुई है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। पहला प्रश्न है कि भूमि सुधार के विषय जो हमारी 3 सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो पहला प्रश्न है कि ये जो भूमि सुधार है ये किस सूची का विषय है। संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची भी कहते हैं, सेंट्रल कहते हैं, 2 समवर्ती सूची, 3 राज्य सूची और एक सूची और होती है अपशिष्ट सूची। तो इनमें से किस सूची का विषय है भूमि सुधार? किसका है? राज्य सूची का। भूमि सुधार है वो राज्य सूची का सब्जेक्ट है। 2 नंबर है कि भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? जमींदारी प्रथा कई प्रकार की जो ब्रिटिश काल थे उस दौरान हमारे भू राजस्व की व्यवस्था थी। ये क्या थी? भू राजस्व की व्यवस्था थी, यानी भूमि से कर इकट्ठा करने की व्यवस्था थी। तो ये जमींदारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए विलियम बेटिक, बी टॉमस मुनरो, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। तो किनके कार्यकाल में ये हुई थी? तो ये 1793 के अंदर बंगाल से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस भू व्यवस्था जमींदारी प्रथा का प्रारंभ है वो किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? और ये जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो ग्राम व्यवस्था है, चाहे जमींदारी प्रथा है, एक प्रथा और आएगी, ये संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लागू थी। तो अपने को ये भी देखना है, आगे क्वेश्चन भी आएंगे कि कौन सी व्यवस्था किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में लागू थी। तो 3 नंबर है कि भूमि से संबंधित ये गुड इवनिंग पर ग्राम समुदाय का, यानी एक गांव पर सामूहिक स्वामित्व होता था, संयुक्त स्वामित्व होता था। गांव का जो मुख्य होता था वो सब किसानों से कर इकट्ठा करके फिर अंग्रेजों को जमा करवाता था। जमींदारी प्रथा में तो एक जमींदार होता था गांव के अंदर और उसके पास कुछ छोटे मोटे सैनिक भी हुआ करते थे और वो पूरे गांव की जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था और उनसे टैक्स वसूल करता था। और ये इनसे वसूल करके अंग्रेजों को देते थे। तो ये एक प्रकार से अधिक दमनकारी प्रथा थी। अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता था तो जमींदार है वो उसको भूमि से बेदखल कर देता था या उसके साथ बुरा बर्ताव करता था, उसको टैक्स देना ही पड़ता था। इसमें टैक्स था वो व्यक्तिगत था, लेकिन संयुक्त स्वामित्व में गांव का मुखिया था वो सभी से। अब इस अंग्रेज को या इससे कोई लेना देना कम ज्यादा दे रहा है, अगर बाय द वे किसी के कम किसी के ज्यादा है तो सामूहिक रूप से वो देते थे। तो इसको क्या बोलते हैं?
इसे जमींदारी प्रथा नहीं बोलते हैं, इसे रेतवाड़ी नहीं बोलते हैं, इसे काश्तकारी व्यवस्था नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था या महल। महल का अर्थ होता है गांव। अब ये किस क्षेत्र में लागू थी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, अभी आगे प्रश्न है वो बनेंगे। तो राइट आंसर क्या है, बी, महलवाड़ी व्यवस्था। महल का अर्थ यहां पे गांव से है। मैं लास्ट में तीनों पे डिटेल से चर्चा भी करूंगा। प्रश्न नंबर 4 है, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। खेती की वह व्यवस्था जिसमें किसान है वो डायरेक्ट सरकार से जुड़ा हुआ होता है, बीच में कोई जमींदार नहीं होता है, कोई मुखिया नहीं होता है, डायरेक्ट दोनों का रिलेशन होता है। तो उसे संयुक्त नहीं कहेंगे, उसे सामूहिक नहीं कहेंगे, उसे सहकारी खेती नहीं कहेंगे। सहकारी खेती मुख्य रूप से उसके लिए यूज की जाती है जो सरकार और व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, सहकारी बोलते हैं, कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो ये जो सीधी राज्य और किसान का संपर्क होता है तो उसको बोलते हैं काश्तकारी खेती। क्या बोलते हैं, काश्तकारी। काश्तकार, अब देखो जमीन किसी की भी हो सकती, आगे उसने ठेके पे दे दी, कुछ भी दे दी, तो जमीन को जो बोता है, जमीन को जो जोतता है उसे काश्त कहते हैं। काश्त वह व्यक्ति है जो स्वयं खेती करता है। 5 नंबर है, निम्न में से भारत में भू व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से थे। तो भारत में जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, चाहे फिर वो महलवाड़ी हो, जमींदारी हो, रेतवाड़ी हो या और भी हो, तो उसके लक्षण क्या थे। इसमें भूमि धारण की सुरक्षा का भाव था। अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसको भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अनार्थिक जोते थी, भूमि का विषम वितरण था, यानी किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि थी, किसी के पास में बहुत कम थी। तो यानी उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर। एनसीईआरटी कुछ डाउट्स हैं तो आप उनको कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, या ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। हो सकता है कि सही आंसर और आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है, और ऐसा भी हो सकता है कि रियल के अंदर आंसर गलत हो, आंसर गलत आंसर लगा हो, टिक हो लगा हो। तो ये आप इन व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। या ऐप के अंदर एक रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, तो वहां भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हम उसका अगर कुछ है प्रॉब्लम तो उसका सॉल्यूशन, ये आपके डाउट है तो उस डाउट को दूर करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों है। 2 दिन में टेस्ट दिक्कत आ रही है तो एक बार आप ऐप को है वो दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए, रिमूव करके, फिर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में भू स्वामित्व के कितने प्रकार प्रचलित थे, कितनी व्यवस्थाएं थी। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। कितने प्रकार की व्यवस्थाएं थी, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। एक जमींदारी, दूसरी महलवाड़ी और तीसरी रेतवाड़ी। ये 3 प्रकार की प्रथाएं हैं वो संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित थी। आगे है, स्वतंत्रता के बाद में जो भूमि सुधार आंदोलन किए गए उनमें क्या सुधार किए गए। तो इससे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी बिचौलियों का अंत कर दिया गया। काश्तकार को उसको वास्तविक भूमि सौंपी गई, यानी काश्तकारी सुधार किए गए।
जोतों की चकबंदी। देखो दो शब्दावली है, एक चकबंदी और एक हदबंदी, जिसको बोलते हैं सीलिंग या कि ऊपरी सीमा का निर्धारण। तो हदबंदी का मतलब होता है कि किसी के पास अगर ज्यादा जमीन है तो कह दिया कि अगर किसी के पास में 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो वो जमीन सरकार लेती है और वो किसी भूमिहीन को बांट देती है। इसको बोलते हैं हद, सीमाबंदी, यानी एक सीमा डिसाइड कर दी कि इससे ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिए, अगर वो जमीन है तो वो सरकार को मिलेगी। एक होती है चकबंदी। चकबंदी में क्या होता है कि कईयों के पास बहुत छोटी छोटी जमीन होती है, मेरे पास 2 खेत हैं, एक खेत यहां पर पड़ता है एक यहां पड़ता है, और दोनों ही बहुत छोटे हैं। इसी प्रकार से एक किसान हो रहा है, उसके पास भी 2 खेत है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये भी बहुत छोटे छोटे खेत हैं जहां पे कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। तो सरकार क्या करती है, ये दोनों को एक खेत बना देती है और इन दोनों को जोड़कर एक को ये दे देती है, एक को ये दे देती है। तो इसको बोलते हैं चकबंदी, यानी छोटे छोटे किसानों खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बन जाता है। तो ये तीनों सुधार किए गए। भू अभिलेखों का नवीनीकरण किया गया था, अनवीनीकरण नहीं किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सत्य है, चौथा असत्य है। आगे, ब्रिटिश भारत में कृषक असंतोष के कारण क्या थे? तो कृषक असंतोष के कारण गरीबी था, अशिक्षा था, ऋणग्रस्तता था, असमानता था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये सारे के सारे कथन सत्य हैं, यानी इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे रेतवाड़ी। अब रेतवाड़ी, रेत का है अर्थ होता है खेत, रेत का अर्थ होता है खेत, यानी एक व्यक्ति जो स्वयं खेत जोतता है और सरकार उससे टैक्स लेती है, तो वो रेतवाड़ी व्यवस्था है। तो वास्तव में जो काश्तकारी वाली बात थी वो इसी व्यवस्था में थी। महलवाड़ी में सभी सामूहिक रूप से इकट्ठा करते थे, जमींदारी में जमींदार इकट्ठा करता है, रेतवाड़ी में सरकार थी या जो भी ब्रिटिश शासन था वो प्रत्येक किसान से डायरेक्ट टैक्स वसूलता था। तो ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थी रेतवाड़ी व्यवस्था। कन्नड़ में रेत का अर्थ होता है खेत या मालिक, तो ये दक्षिण भारत में थी। उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था थी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जमींदारी प्रथा थी। तो असम में जमींदारी प्रथा थी, पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था थी, बंबई और चेन्नई 1 और 2। तो रेतवाड़ी व्यवस्था कहां थी, मद्रास में, अब जो चेन्नई हो गया, और बंबई, इन 2 में थी दक्षिण भारत में। आगे है, निम्न में से किस योजना का विस्तार देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया गया था? तो अब योजनाएं होती है, जैसे नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जवाहर जो रोजगार योजना है वो केवल शहर या गांव में है, नेहरू भी शहर और गांव में। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना पहले शहरों में प्रारंभ की गई थी, बाद में दोनों में गांव में भी लागू कर दी गई। तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू कौन सी थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी। आगे सुमेलित कीजिए, तो नाम से पता चल जाता है, कई बार हमें ज्यादा नहीं होता है। 100 जल, तो जल क्या होगा, जलापूर्ति, हरियाली योजना, वाटर शेड प्रबंध, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो यानी
स्वरोजगार और सड़क योजना यानी ग्रामीण। तो 2, 3, 4, 1 डी। तो ये कई बार नाम से ही पता चल जाता है कि सड़क का काम संपर्क है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसकी शुरुआत है वो की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की प्रारंभ भी 1999 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, पीडीएस, जो राशन की दुकानें होती है ना, उनको ही बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहां पे राशन मिलता है। पहले केरोसिन मिलता था, अब तो लगभग बंद हो गया। चीनी भी मिलती थी, अलग होते हैं जो राशन की दुकानें हैं। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत के अंदर पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? वैसे तो 19 में हो चुकी थी, 1947 में। फिर 1992 के अंदर इसको किया गया था। तो इसका अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों में इसको किया गया है। तो 1945 में प्रायोगिक तौर पे जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब इसको कर दिया गया था। 1947 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 1950 में, 1992 में अलग अलग। तो इसमें से हम देखें तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत है वो 1947 में हो चुकी थी। 1992 में इसको विधिवत रूप से वो प्रारंभ किया गया था। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए थे? देखो, जो हमारी है पंचायती राज, पंचायती राज से पहले एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी कहते थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसकी फिर समीक्षा की गई थी, फिर पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1952 में। कब किया गया था? 1952 में ये प्रारंभ किया गया था। 14 नंबर है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन कौन करता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों का चयन कौन करता है? तो जाति पंचायत करेगी नहीं, न्याय पंचायत करेगी नहीं, कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी। कौन करेगा? ग्राम पंचायत के द्वारा ये कार्य है वो किया जाता है। आगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ हेतु किन ग्रामवासियों को प्राथमिकता दी गई है? तो किन को दी गई है? ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से यूपी पीजीटी में तो एक अलग से टॉपिक ही दे रखा है। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी के लिए है, जो खेती है मजदूर हैं, गैर खेती कर मजदूर है, निर्धनता, बीपीएल वाले हैं, गरीब किसान है, यानी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित था। ट्राइसेम तो ट्राइसेम शहरी युवाओं के लिए था, ग्रामीण युवाओं के लिए था, शहरी महिलाओं के लिए था, या इन सब के? तो ये जिनके रूरल सोशियोलॉजी का टॉपिक लगता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर है, पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी के लिए, राजस्थान पीजीटी के लिए, नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। ए शहरी युवाओं के लिए,
बी ग्रामीण युवाओं के लिए, सी महिलाओं के लिए। तो ये किसी महिला विशेष से संबंधित नहीं है, ये ग्रामीण युवाओं के लिए रूरल योजना है। ये रूरल योजना है, युवाओं के लिए रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम था ये। तो ये किन के लिए, बी किन के लिए था, ग्रामीण युवाओं के लिए था। आगे है ट्राइसेम के लक्षित समूह में कौन शामिल है, यानी ट्राइसेम है, और ये किसके लिए, 18 से 35 वर्ष। ठीक, आगे हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक है वो छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। किस में? छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। आगे है ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि निम्न में से किसके द्वारा स्थापित है, वो की गई थी? ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो कोष बनाया गया था, फंड बनाया गया था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये किनके द्वारा स्थापित किया गया है? ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कौन फंड उपलब्ध करवाता है? बी, बिल्कुल राइट, नाबार्ड। कौन करवाता है? नाबार्ड के द्वारा ये फंड है वो कराया जाता है। नाबार्ड एक संस्था है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। कई योजनाएं हैं, द्वारका है, कपार्ट है, नाबार्ड है, ट्राइसेम है। ट्राइसेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट। अब एक योजना है द्वारका, ये है प्रोग्राम है जो विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन्स एंड चाइल्ड के लिए वो किया जाता है। तो यह किस कार्यक्रम की उपयोजना थी? यह किस कार्यक्रम की उपयोजना थी? तो किसकी थी ये? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना थी। इसमें लगभग 6 कार्यक्रम है वो जोड़े गए थे। आगे है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? सन 2000 में। कब? सन 2000 में। आगे है 22 नंबर, सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। तो अपने को एक पता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई। बिल्कुल ये जीआईएस के सिलेबस में भी है, ये लगभग सभी के सिलेबस में है। तो बी का 3, बी का 2 है तो नहीं, बी का 4 है तो नहीं, बी का बी है तो नहीं, ये सही है, डी सही है, डी सही है। तो 1 का 4 कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना 1997 और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 के अंदर। तो ये इनका विकास क्रम है, ये सही रूप से सुमेलित है।
आगे है ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी? ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ की हुई थी? 1992, 1999, 1996, 1997। 1997 बता रहे हो? नहीं है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1992 में प्रारंभ हुआ था। स्वयं सहायता समूह योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1992 में प्रारंभ हुई थी। फिर 1993 में इसका विस्तार किया गया था। फिर 1995 में और इसका अधिक फैला हुआ और इसका रूप है वो कई बार बदला है, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की बात करें तो 1992 में होती है। ये तो शायद आप सबको पता ही होगा। 24 नंबर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो सभी को पता है 2006 को। आगे निम्न में से कौन सा सौ जल धारा योजना के लिए सत्य है? सौ जल धारा ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद इसका आंसर आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर भी कोशिश कीजिए 25वें का कि राइट आंसर क्या होगा। ये राज्य सरकार के स्वामित्व में, बी केंद्र सरकार के, ये राज्य और स्थानीय निकाय के, ये केंद्र और स्थानीय निकाय के स्वामित्व में, किनके द्वारा ये चलाई जाती है? बिल्कुल राइट, ज्यादातर का ऑप्शन आ रहा है डी। यह केंद्र सरकार की योजना है जो स्थानीय समुदाय के स्वामित्व के साथ चलाई जा रही है। इसमें ज्यादातर अंश है वो केंद्र सरकार का होता है और बाकी स्थानीय मिलकर अगर उनको देते हैं तो फिर वहां पे ये सौ जल धारा योजना के अंतर्गत कार्य है वो होता है। तो क्या है? केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। अब रेशो इसका शायद 10% है या 30% है। अगर स्थानीय मिलकर 10% दे देते हैं, 30 या 10 है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, तो फिर बाकी पैसा है वो केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। तो क्या होगा? डी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? ए 1960, बी 1986, सी 1976 और डी 1966। तो कब किया गया था? 1986 के अंदर तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था। आगे है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान योजना की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना है वो कब की गई थी? ए 2001, 1999, 1995, 1988। कब की गई थी? 1988 के अंदर। कब की गई? 1988। डी नमस्कार जी। आगे है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने प्रारंभ किया था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, सी बिल्कुल राइट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया था। आगे है बाल श्रम उन्मूलन योजना अंग है। बाल श्रम
उन्मूलन योजना अंग है। किसका अंग है? प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का, रोजगार बीमा योजना का, ऋण निर्धनता का, तो तीनों का ही नहीं है। किनका है? प्रधानमंत्री की 3 कल्याणकारी योजनाओं, नमस्कार जी, कि ये पार्ट है। आगे है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा। आगे है कपार्ट। का संबंध है, कपार्ट का संबंध किससे है? बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, निर्यात वृद्धि में कंप्यूटर हार्डवेयर से, ग्रामीण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से। डी बिल्कुल राइट, ग्रामीण कार्यक्रमों की सहायता से। तो ये है एग्रीकल्चर और रूरल प्रोग्राम है, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल से, ग्रामीण और कृषि विकास से संबंधित है। आगे है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? भूमि विकास बैंक लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो ये वाणिज्य बैंक नहीं है, आईडीबीपी नहीं है, दो तो नहीं है, तो किसका होगा? नाबार्ड या सहकारी उधार ढांचे का। अभी इसकी चर्चा हमने की थी। किसका है? सहकारी उधार ढांचा है ये, ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था, नाबार्ड एक खुद बैंक का कार्य करता है, ये खुद एक वित्त पोषण का कार्य वो करता है। तो वित्तीय संस्था है जो व्यापार और उद्योग के लिए नहीं है, ग्रामीण बैंकिंग के लिए नहीं है, किसके लिए है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए है। किसके लिए? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु है ये। आगे भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसको लेकर डाउट रहता है, आप ऑप्शन दीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो जब भी आप ये आंसर लिखते हैं तो प्लीज उसके साथ में लिखें कि किसका आंसर है ये। तो मैं 34वें का पूछ रहा हूं कि राइट आंसर क्या होगा, कि भारतीय खाद्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपने इसमें क्या पढ़ा है? 1955 नहीं है, 54 नहीं है, 2 को लेकर होता है, 64 और 65 को लेकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ज्यादातर आंसर बताइए क्या होगा? 34वें का बी, 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 ए। और बताइए क्या होगा इसका? ज्यादातर बी आ रहा है, तो बी नहीं है, ए है। भारतीय खाद्य अधिनियम, भारत खाद्य अधिनियम बना था 1964 में। भारतीय खाद्य अधिनियम, इस अधिनियम के तहत 1965 में भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना है वो की गई थी। तो ठीक है, ये 1964-65 में कंफ्यूज है, तो यही है कि इसमें भारतीय खाद्य अधिनियम की शुरुआत हुई थी और ये निगम की शुरुआत 1965 में हुई थी। आगे है, उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों को समन्वित विकास की अवधारणा समाहित रहती है, जिसमें सब
तरह से कृषि विकास किया जाता है, तिलहन का भी, दलहन का भी, दूध का भी, सभी का। तो यानी सातों रंग, सभी रंग शामिल है, तो क्या हो जाएगा? इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन। 36 नंबर है, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में हुआ था, उसके बाद में चाइना में हुआ था, फिर क्यूबा में हुआ। तो सर्वप्रथम अभी अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखें तो सोवियत संघ, तो सी इज राइट आंसर। आगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, तो ये तो आपको पता ही है, अभी पिछले महीने ही गया है, पिछले महीने गया है, तो यानी एक ऑप्शन, दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन बचे हैं अपने पास में, ए और बी। तो बी भी नहीं है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए? एन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके। एन का मतलब नाइट्रोजन है, पी का मतलब फास्फोरस है और के का मतलब पोटास है। तो ये किस अनुपात में इनका यूज होना चाहिए? तो इनका अनुपात 4:2:1 में होना चाहिए। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उससे कम फिर फास्फोरस और तीसरे नंबर पर पोटास का यूज सबसे कम होना चाहिए। आगे, भारतवर्ष में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत है वो भारत में सर्वप्रथम शुरुआत कब और कहां की गई? 39वें का क्या होगा? जबलपुर, कानपुर, कुमारगंज, पंतनगर। बिल्कुल राइट, 39वें का सभी का आंसर सही है, डी, पंतनगर में की गई थी, शायद 1965 के अंदर। इसकी जब ये तत्कालीन उत्तर प्रदेश में आता था, अब तो ये उत्तराखंड में हो गया है। आगे है, देश के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्नों को उगाया जाता है। अब है कि दूसरे नंबर पर किन फसलों को उगाया जाता है? तो फलों और गन्ने को तो छोड़ दीजिए, अब दो बचते हैं अपने पास। दलहन की फसलों को उगाया जाता है और तिलहन फसलों को उगाया जाता है। तो कौन सी फसलों को उगाया जाता है? खाद्यान्न के बाद में ए दलहन, सभी का आंसर ए है दलहन का, लेकिन राइट आंसर तिलहन है। सरसों का उत्पादन है वो 2 नंबर पर है। किनका? तिलहन का। तिल है, तल, सरसों है, तो सरसों बड़े पैमाने पे है। चलो, आज के लिए 40 ही क्वेश्चन थे, तो शायद उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो अच्छे हैं और कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और हो सकता है इनमें से कोई एक आधा पर्सन की उस पेपर में भी पूछ लिया जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।